डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम द्विस्तंभीय रोकड़ बही के उदाहरण के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का एक एक टॉपिक को हम हल करते जाते हैं और समझते जाते हैं कि इसको कैसे हमको बनाना है। और आप नवबोध प्रकाशन का पुस्तक ले लीजिए। नवबोध प्रकाशन की पुस्तक में पेज नंबर 186 186 नए पुस्तक में 186 पुराने पुस्तक में ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ये नवबोध प्रकाशन का पुस्तक है। लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित उदाहरण क्रमांक 5 में लिखा है, निम्नलिखित लेन देनों को बैंक तथा रोकड़ खाने वाली रोकड़ बही में दर्ज कीजिए। लिखा है बैंक खाने और रोकड़ खाने वाला दो प्रकार का खाना होगा, एक रोकड़ का और एक बैंक का। ठीक है, वैसे हम फॉर्मेट जब खींचेंगे द्विस्तंभीय रोकड़ बही में तो उसमें दो कॉलम रखेंगे, एक रोकड़ का रखेंगे और एक बैंक का रखेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित लेन देनों को रोकड़ तथा बैंक खाने वाली रोकड़ बही में दर्ज कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है 2000 अगस्त 1 को रोकड़ बाकी कितना है 8700 रुपया और बैंक अधिविकर्ष कितना है 4300 रुपया। बैंक अधिविकर्ष एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का लोन है। बैंक जो है अपने ग्राहकों को अधिविकर्ष की सुविधा देती है। अधिविकर्ष मतलब बैंक जो है अपने कस्टमर जो भी हैं उनके खाते में जितनी राशि है उससे अधिक राशि जो है आहरण करने की सुविधा प्रदान करती है, निकालने की सुविधा देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। इस पर जो है बैंक एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज लेती है। ठीक है, तो ये जो अधिविकर्ष की सुविधा है बैंक के उन विशेष व्यापारियों को या कस्टमर को मिलता है जो जिनका जो है बैंक में लेन देन अच्छा होता है और लगातार बैंक में लेन देन होता है, जिनका साख अच्छा होता है, उनको जो है इस प्रकार की सुविधा बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2000 सन लिखा है 2000 और अगस्त 1 तारीख को रोकड़ बाकी कितना 8700, बैंक अधिविकर्ष है 4300। इसको हमको शेष के रूप में लिखना है, शेष लाया गया करके लिखेंगे। तो एक जो है रोकड़ बाकी है तो उसको हम जो भी द्विस्तंभीय रोकड़ बही बना रहे हैं उसके विकलन पक्ष में रोकड़ बाकी को विकलन पक्ष में लिखेंगे, शेष लाया करके शेष लाया गया करके, और बैंक अधिविकर्ष को हम रोकड़ बही के समाकलन पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का ऋण है हमारे लिए, इसलिए इसको जो है समाकलन पक्ष में लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी बैंक अधिविकर्ष दिया रहेगा तो आपको उसको कौन से पक्ष में लिखना है, समाकलन पक्ष में लिखना है। चलिए देख लीजिए इसको हिंदी, ये इंग्लिश में है। यहाँ पर देखिए कैश बुक लिखा है विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो यहाँ पर 2000 अगस्त 1 टू बैलेंस बीडी है ना, इसमें कितना है 8700। अमाउंट मतलब रोकड़ वाले कॉलम में कितना डाल दिया 8700, ये विकलन पक्ष में लिखे हैं। और जो अधिविकर्ष कथा उसको हम लिखे हैं बाय बैलेंस बीडी करके, कितना बैंक वाले कॉलम में 4300 रुपये लिखे हैं 4300। इसको आपको हिंदी में इस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पर अगस्त 2001 शेष लाया गया 8700 रोकड़ वाले कॉलम में लिखेंगे, और हम इसी को इस पक्ष में भी लिखेंगे, शेष 2000 अगस्त 1 को शेष लाया गया करके बैंक अधिविकर्ष को 4300 क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा जो है वो दिया है राम से चेक प्राप्त हुआ। राम से चेक प्राप्त हुआ कितने का हुआ 1000 रुपये का राम से चेक प्राप्त हुआ, और राम का चेक बैंक में जमा किया 1000 रुपये। देखिए 2 तारीख को हमको राम का चेक प्राप्त हुआ है और 3 तारीख को हमको जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। मतलब उसी दिन हमको चेक प्राप्त हुआ, जिस दिन चेक प्राप्त हुआ उस तारीख को हमने बैंक में जमा नहीं किया। तो इसकी जो जनरल प्रविष्टि होती है वो क्या होती है, रोकड़ खाता। इसकी जनरल प्रविष्टि हम क्या करते हैं, तो इसकी जनरल प्रविष्टि हम करते हैं, चेक जैसे प्राप्त होता है तो हम लिखते हैं क्या, रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन क्या हो जाएगा, किससे, जिससे मिला उसका नाम लिख देंगे। तो राम से मिला है तो राम, राम से हो जाएगा। राम को मिला है, राम से मिला है इसलिए राम से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस दिन चेक मिला हमको उस दिन हम बैंक में जमा नहीं किए, उस स्थिति में ऐसी एंट्री होगी। ठीक, अगर हम उसी दिन जो है बैंक में उसको जमा कर दे रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगा बैंक खाता विकलन। बैंक खाता विकलन हो जाएगा किससे, राम से, राम
से, इस प्रकार से होगा। अगर उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया चेक को तो इस प्रकार से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी जो क्वेश्चन है उसके आधार पर हम देखेंगे तो राम से चेक प्राप्त हुआ केवल है, मतलब हमने इसको कहाँ लिखेंगे, हम रोकड़ खाता विकलन राम से, इसलिए इसको जो है राम से करके लिखेंगे। इधर देखिए अगस्त 2 तारीख को डेबिट पक्ष में लिखेंगे राम से। ठीक है, राम से, और उसकी राशि को कौन सा कॉलम में लिख देंगे, रोकड़ वाले कॉलम में लिख देंगे 1000 रुपये, ये लिख दिए हमने। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था, राम का चेक को कहाँ जमा किए, राम का चेक जो है बैंक में जमा कर दिए। यहाँ पे लिखा है देखिए, राम का चेक बैंक में जमा किया 1000 रुपये का। तो इस चेक को हम क्या करेंगे, बैंक में जमा किए हैं, कौन से तारीख को किए हैं, 3 तारीख को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक जब जमा करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन हो जाएगा। बैंक खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से, क्योंकि रोकड़ खाता से इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि पहले तो हम जो आया था चेक उसको कहाँ डाल दिए थे, रोकड़ खाता में डाल दिए थे, इसलिए रोकड़ खाता से निकल करके कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। ठीक, तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, यहाँ पर देखो बैंक और रोकड़ दोनों प्रभावित हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कौन सी प्रविष्टि होगी, प्रति प्रविष्टि होगी। प्रति प्रविष्टि को क्या बोलते हैं, प्रति प्रविष्टि को जो है हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो प्रति प्रविष्टि हो गई, और इसको हमको क्या करना है, इसका लेखा जब हम करेंगे तो एक तरफ जो है बैंक खाता विकलन में है, तो बैंक खाता विकलन में है तो इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है हम कर देंगे क्या, इसको हमको करना पड़ेगा समाकलन पक्ष में बैंक खाता को करके 1000 रुपये, बैंक खाता को करके 1000 रुपये, बैंक खाता को करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1000 रुपये लिख दिए, यहाँ पर सी से प्रदर्शित कर दिया, मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। ठीक है, इसको आपको समझना है। कॉन्ट्रा एंट्री होता है जब दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं उस समय प्रति प्रविष्टि बोलते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। खाता पृष्ठ वाले कॉलम में आपको सी लिख देना है, और 1000 रुपये हमने किस में लिख दिया, बैंक खाता को, और राशि को किस कॉलम में लिए, रोकड़ कॉलम में लिखे। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जो है कॉन्ट्रा एंट्री में करते हैं। अगर बैंक खाता लिखा है तो उसकी राशि को हम किस में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में ना लिख करके हम रोकड़ कॉलम में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार इधर देखिए, इधर क्या हो गया, रोकड़ खाता से होगा, 3 तारीख के डेट में रोकड़ खाता से 1000 रुपये, तो हमने रोकड़ खाता से लिखा है, लेकिन उसकी राशि को हमने कहाँ लिखा, बैंक वाले कॉलम में लिखा। इसका ऐसा नियम है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। रोकड़ है तो उसको कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, और बैंक है तो उसको कौन से कॉलम में, रोकड़ कॉलम में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आगे दिया है नगद माल बेचा। नगद माल बेचा, कितने का बेचा, 1800 रुपये का माल नगद बेचे हैं। तो माल नगद बेचते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रोकड़ आता है और क्या जाता है, माल जाता है। तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, नगद माल बेचते हैं तो एंट्री करते हैं रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन किससे, विक्रय खाता से होता है, विक्रय खाता से। तो हम अभी रोकड़ द्विस्तंभीय रोकड़ वही बना रहे हैं, तो रोकड़ खाता विकलन है और विक्रय खाता से, तो विक्रय खाते से इसको हमको लिखना है, तो कौन सा पक्ष में जाएगा, ये से है, समाकलन पक्ष का है, इसलिए इसको कौन सा पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने लिख दिया विकलन पक्ष में विक्रय खाता से करके। ठीक है, विक्रय खाता से करके लिख दिया, कितना, 1800 रुपये यहाँ पर डाल दिए, विक्रय खाता से 1800 रुपये हो गया। वो कौन से कॉलम में, रोकड़ वाले कॉलम में होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहन से चेक प्राप्त हुआ, मोहन से चेक प्राप्त किया, कितना रुपये किया, 1200 रुपये का मोहन से चेक प्राप्त किया। तो देखिए पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, राम से चेक प्राप्त हुआ, उसी प्रकार ये भी एंट्री हो गया, मोहन से चेक प्राप्त हुआ तो प्राप्त किया, तो क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता विकलन मोहन से, क्योंकि उसी दिन उस चेक को बैंक में मतलब जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होगा। तो मोहन से मिला, इसलिए रोकड़ खाता विकलन मोहन से हो जाएगा। तो मोहन से यहाँ पर लिख दिए क्या, अगस्त 8 को मोहन से, और कितना रुपये, रोकड़ वाले कॉलम में लिख देंगे 1200 रुपये।
ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 10 तारीख को मोहन का चेक श्याम को बेचान कर दिया। मोहन को चेक को क्या कर दिया, बेचान कर दिया, मतलब किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए, दे दिए। ठीक है, तो मोहन का चेक को दूसरे को दे देना क्या कहलाता है, बेचान कहलाता है। तो इस कितना का चेक था, 1200 का चेक है, उसको मोहन का चेक को हम किसको दे दें, श्याम को। तो श्याम का खाता विकलन हो जाएगा किससे, रोकड़ खाता से, क्योंकि हमको जब मोहन से मिला था तो हम लिखे थे रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन करके लिखे थे, किससे लिखे थे, मोहन से। अब हम इसको बेचान कर दिए इस चेक को, तो क्या लिख देंगे, श्याम का खाता विकलन, श्याम खाता विकलन हो जाएगा किससे, हो जाएगा रोकड़ खाता से, क्योंकि वो उसको कहाँ रखे थे हमने रखा था रोकड़ खाते के रूप में रखा था, तो इसलिए रोकड़ खाता से वो चला जाएगा। ठीक है, तो रोकड़ खाता से, तो यहाँ पर हो जाएगा एंट्री क्या हो जाएगा, श्याम को एंट्री होगा श्याम को, और उसकी राशि को हम कहाँ पे लिख देंगे, रोकड़ वाले कॉलम में लिख देंगे। क्लियर हो गया, रोकड़ से है तो इसलिए रोकड़ कॉलम में लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए राजेश से चेक मिला और इसे बैंक भेज दिया गया। देखो राजेश से चेक मिला और उसको हम क्या कर दिए, राजेश से चेक जो मिला है उसको हमने क्या कर दिया, बैंक भेज दिया है, उसी दिन भेज दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजेश से चेक मिला और बैंक भेज दिया, मतलब उसकी जो एंट्री होती है वो होती है बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन हो जाएगा किससे, राजेश से, क्योंकि उसी दिन बैंक भेज दे रहे हैं इसलिए इस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो बैंक खाता विकलन राजेश से, तो हम समाकलन विकलन पक्ष में लिखेंगे राजेश से करके और उसकी पूरी राशि को लिख देंगे। ठीक है, उसको बैंक वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे राजेश से अगस्त 12 राजेश से, और यहाँ पर कितना लिख दिया, उस राशि को बैंक वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, बैंक वाले कॉलम में लिख दिया कितना, राजेश से कितना का राशि मिला था, 1500 रुपये की राशि मिला था, राजेश से करके 1500 रुपये राशि लिख दिए। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है विजय से सीधे हमारे बैंक खाते में जमा कराए। विजय ने जो है सीधे हमारे बैंक खाते में जमा कराए, कितने रुपए जमा कराए, 500 रुपये। तो विजय ने जमा कराया है तो बैंक में जमा कराया हमारे, तो बैंक खाता में, तो बैंक खाता विकलन हो जाएगा यहाँ से, विजय से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम विजय से करके लिख देंगे, अगस्त 15 विजय से, और बैंक वाले कॉलम में जमा कराया इसलिए 500 रुपये बैंक वाले कॉलम में डाल दिए। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ने सूचित किया कि राजेश का चेक अनादरित हो गया और बैंक ने इस पर बैंक व्यय लगाए। देखो बैंक में जब चेक को जमा करते हैं और अनादरित हो जाता है तो बैंक जो है उस पर जो है एक प्रकार का चार्ज लगाता है, उस चार्ज को बैंक व्यय कहते हैं। ठीक है, तो उस बैंक व्यय भी लगाया है, 20 रुपया, 1500 रुपये का चेक था, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेक जो है अनादरित हो गया मतलब बाउंस हो गया है ना, भुगतान होने से जो है बैंक ने मना कर दिया, इसलिए इसको जो है उस चेक को संबंधित व्यक्ति को लौटाना पड़ेगा। तो जिससे मिला है उसको हमको लौटाना पड़ेगा, इसलिए उसका नाम लिखेंगे, राजेश का खाता विकलन हो जाएगा किससे, बैंक खाता से। यहाँ पर हो जाएगा राजेश का खाता जो है क्या हो जाएगा, राजेश विकलन बैंक खाता से, राजेश का विकलन बैंक खाता से हो जाएगा। ठीक है, ये हमने चेक को क्या कर देंगे, 1520 रुपये का चेक है उसको लौटाएंगे, तो बैंक वाले कॉलम से इतने रुपये को क्या कर देंगे, 1520 रुपये क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है राजेश अगस्त 20 तारीख राजेश को, और यहाँ पे राशि क्या लिख दिया बैंक वाले कॉलम में 20। हाँ यहाँ पर देखिए राजेश को 1520 रुपये। ठीक है, राजेश को कितना, 1520 रुपये। इतने राशि को हमने क्या कर दिया, इतने राशि को हमने जो है मतलब लौटाया, इतनी राशि का चेक, और उसके साथ जो व्यय है उसको भी इसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है निजी प्रयोग के लिए बैंक से निकाले, निजी प्रयोग के लिए निकालेंगे, बैंक से निकालेंगे, 400 रुपये निकाले तो क्या होगा, आहरण खाता विकलन बैंक खाता से। इसमें क्या हो जाएगा, हमको एंट्री करना है तो इसको लिखेंगे हम आहरण खाता विकलन हो जाएगा किससे, बैंक खाता से होता है।
आहरण खाता विकलन किससे होता है? बैंक खाता से। अगर हम रोकड़ से निकालते तो रोकड़ खाता से लिखते, लेकिन बैंक से निकाले इसलिए बैंक खाता से। ठीक, तो आहरण खाता है तो आहरण खाता विकलन में, इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, रोकड़ बही के। तो यहाँ पर देखिए रोकड़ बही के हमने आहरण खाता को क्रेडिट पक्ष में लिख दिया है, क्रेडिट पक्ष में लिख दिया है। आहरण अगस्त 25 आहरण खाता को, और राशि को कौन सा कॉलम में लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक में जमा किए, कितना रुपए जमा किए? 600 रुपये जमा किए। तो बैंक में जो जमा किए हैं तो एंट्री क्या होगा? तो बैंक में जब जमा करते हैं तो एंट्री होता है बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन हो जाएगा। और किससे? रोकड़ खाता से। यहाँ पर देखो दोनों पक्ष आ रहा है, एक तो बैंक और दूसरा रोकड़। मतलब यहाँ पर क्या, कौन सी प्रविष्टि होगी? प्रति प्रविष्टि होगी। प्रति प्रविष्टि मतलब दोनों पक्ष में एंट्री करना पड़ेगा हमको। और किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। तो बैंक खाता विकलन है तो इसको रोकड़ बही के कौन सा पक्ष में लिखेंगे? विकलन को समाकलन पक्ष में लिखते हैं तो क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे, और इसको किससे लिखेंगे? डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तो देखो रोकड़ खाता, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या किया हमने? रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से कर दिए। ठीक है, 27 तारीख की डेट में रोकड़ खाता से, और यहाँ पर सी लिखे, और यहाँ पर कितना है? 600 रुपये। तो 600 रुपये को कौन से कॉलम में लिखे? बैंक कॉलम में। पहले भी समझाया था कि काउंटर एंट्री में अगर रोकड़ खाता दिया है तो रोकड़ खाते में की राशि को रोकड़ खाते में ना लिख करके बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं, और यहाँ पर बैंक खाता रहता है तो उसकी राशि को कहाँ लिखते हैं? रोकड़ वाले कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि रोकड़ खाता से करके लिखेंगे, और उसकी राशि कौन से कॉलम में लिखेंगे? बैंक कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाता को करके लिखना है, बैंक खाता को, और राशि को कौन सा पक्ष में लिखेंगे? इसको राशि को जो हम लिखेंगे हम रोकड़ पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, 600 रुपये यहाँ पर सी से प्रदर्शित कर दिए, 600 रुपये का प्रदर्शित कर दिया। और ये जो है सी से प्रदर्शित किए, ये क्या है? काउंटर एंट्री का सिंबल है। ठीक है, प्रतीक है कि ये यहाँ पर जो है काउंटर एंट्री हुआ है, प्रति प्रविष्टि हुई है। तो 600 रुपये बैंक खाते को, राशि रोकड़ कॉलम में लिखना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है माल बेचा व धनादेश प्राप्त किया। माल बेचा और क्या मिला? धनादेश, मतलब चेक मिला। तो हमको जब चेक मिलता है और हम उसी दिन अगर बैंक में भेज देते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं बैंक खाता विकलन करके लिखते हैं। लेकिन हमको चेक मिला और हमने बैंक में नहीं भेजा तो हम उसको कैसे लिखेंगे? रोकड़ खाता के रूप में लिखते हैं। रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा, किससे हो जाएगा? रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, माल बेचें इसलिए विक्रय खाता से हो जाएगा। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे विक्रय खाता से, विक्रय खाता से 29 तारीख को। और 2500 रुपये कहाँ क्या के रूप में लिखे हैं? रोकड़ के रूप में, इसलिए 2500 रुपये रोकड़ के रूप में लिख दिए। ठीक है, विक्रय खाता 29 तारीख को विक्रय खाता से करके 2500 रुपये रोकड़ वाले कॉलम में लिख दिए। भले चेक प्राप्त हुआ है लेकिन हमने उसको बैंक में जमा करते तब उसकी राशि को हम बैंक वाले कॉलम में लिखते, लेकिन हमने उस चेक को बैंक में जमा नहीं किया तो हम उसको क्या लिखेंगे? रोकड़ वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, विक्रय खाता से करके। क्लियर हो गया। बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज के लगाए। अधिविकर्ष पर जब ब्याज लगता है ये भी एक प्रकार का मतलब व्यय है, बैंक व्यय है। ठीक है, तो बैंक ने जो है अधिविकर्ष पर ब्याज के लगाए। जैसे हम लोन लेते हैं तो ब्याज मतलब बैंक को ब्याज देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अधिविकर्ष पर भी हमको ब्याज देना पड़ता है। तो अधिविकर्ष पर जब ब्याज लगता है तो वहाँ पर भी सेम ही एंट्री करना पड़ता है हमको कि ब्याज खाता विकलन बैंक खाता से, ब्याज लग रहा है इसलिए ब्याज खाता विकलन बैंक खाता से। तो यहाँ पर ब्याज खाता विकलन है इसलिए ब्याज खाता को करके लिख दिए। अगस्त 30 तारीख को, और कितना रुपये लगा? 70 रुपये। तो बैंक वाले कॉलम में लिख दिए 70 रुपये, क्योंकि हमारे बैंक कॉलम से जो है वो राशि कट जाएगी हमारे खाते से। ठीक है, तो ब्याज खाता को करके लिख दिए 70 रुपये। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इन दोनों पक्षों का योग लगाते हैं। दोनों पक्षों का योग हमको लगाना पड़ता है। दोनों पक्षों का योग लगा करके इस पक्ष का योग लगाएंगे और इस पक्ष का योग। ठीक है, और इधर का भी योग लगाएंगे क्रेडिट पक्ष में, और जिस पक्ष का योग ज़्यादा है उससे कम पक्ष के योग को हम क्या करते थे? माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला पक्ष ज़्यादा है 15,200 और ये वाला पक्ष कम है। जैसे यहाँ पर 1,000 और 1,200 और 600 रुपये मात्र है ना। तो 2 1 3 और
ये सॉरी 1 और 2 और यहाँ पर है 6 और 2 800, तो कितना हो गया 2800 हो गया, मात्र 2800 रुपये। तो 15,200 में 2800 को माइनस कर दिए तो कितना आया 12,400 आया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दिए, शेष ले जाया गया करके लिख दिए। और इधर कम हो रहा था इसलिए इधर ज़्यादा था, तो उसको अंतर की राशि को हमने यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार हम इस पक्ष का योग लगाएंगे, इस पक्ष का योग, तो इसमें क्या हो रहा है, इस पक्ष का योग ज़्यादा है, इस पक्ष का योग कम है, तो इधर के योग ज़्यादा योग से हम कम के योग को घटा देंगे और जो अंतर की राशि आया उसको शेष ले जाया गया करके यहाँ पर लिख दिए। अब उसी को अगले महीने के प्रारंभ में हम क्या करते हैं, उसको शेष लाया गया करके लिखते हैं। जैसे 2000 सितंबर 1 तारीख को, ये अगस्त 31 का था, उसको सितंबर 1 को लाएंगे, तो यहाँ पर शेष लाया गया हो जाएगा। और ये 2690 यहाँ पर 2690 लिख दिए। यहाँ पर जो है शेष लाया गया, इधर का जो योग था उसको हमने इधर ले आया, 12,400 शेष है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है द्विस्तंभीय रोकड़ बही के क्वेश्चन को बनाना है। द्विस्तंभीय रोकड़ बही भी सरल है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही भी सरल है। उसमें क्या होता है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में 3 कॉलम होते हैं, बैंक, रोकड़, बैंक और एक बट्टा का कॉलम होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। और अब जो है कंटिन्यू फिर से वीडियो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहूँगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।